हेलो बच्चों, राधे राधे। आपका स्वागत है शैलेंद्र मैथ कनेक्ट में। तो आज हम क्लास 10th के सबसे प्रैक्टिकल और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जाति, धर्म और लैंगिक मसले को शुरू कर रहे हैं। आपने इस बात पे ध्यान दिया है कि जब चुनाव का समय आता है तो टीवी, रेडियो और भी सोशल मीडिया पर विकास के कामों से ज़्यादा इस बात पे चर्चा होती है कि कौन से नेता को किस जाति के लोग सबसे ज़्यादा वोट देंगे। जैसे पहले जब अखिलेश यादव चुनाव लड़ते थे तो यादव समुदाय के जितने लोग थे वो लोग उनका खुलकर सपोर्ट करते थे, भरपूर सपोर्ट करते थे उनका। और जब मायावती चुनाव लड़ती थी तो उनको SC ST के जितने लोग हुए थे उनको खुलकर सपोर्ट करते थे, क्योंकि वो SC ST लोगों को अधिक से अधिक लाभ देती थी, तो वो SC ST उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। तो आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारे देश में समाज और राजनीति क्यों एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़े हुए हैं। आज का चैप्टर रटने वाला नहीं है, बल्कि उन कड़वे सच और परिवर्तनों को समझने का है जो हम अपनी रोज़ की ज़िंदगी में देखते हैं बट उनको समझ नहीं पाते हैं। तो बिना देर के हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा लैंगिक मसले और राजनीति। इसमें पहला टॉपिक है श्रम का लैंगिक विभाजन। श्रम का लैंगिक विभाजन का मतलब होता है श्रम मतलब काम का लैंगिक विभाजन, लिंग के आधार पर विभाजन। मतलब कुछ काम लड़कियों के लिए जो निर्धारित किए गए हैं वो लड़कियां ही करेंगी और जो काम लड़कों के लिए निर्धारित किए गए वो लड़के ही करेंगे। जैसे कि पहले होता था ना कि घर के जो काम होंगे, जैसे खाना बनाना और बच्चों को पालना, बच्चों को घर पे थोड़ा बहुत पढ़ाना लिखाना, ये सब लड़कियों का काम होता था और पहले लोग मानते थे। और अब पुरुषों का घर के बाहर काम, जैसे खेती करना और घर के जो भी आवश्यकताओं को पूरी करना, ये सब पुरुषों का काम होता था। तो इस तरह से काम का लैंगिक विभाजन कर दिया गया था। इसी को हम कहते हैं श्रम का लैंगिक विभाजन। जैसे घर के सारे काम महिलाएं करती हैं और बाहर के सारे काम पुरुष करते हैं। इसी को हम श्रम का लैंगिक विभाजन कहते हैं। अब है पितृसत्तात्मक समाज। पितृसत्तात्मक समाज का मतलब, जैसे इसके शब्द से पता है, पितृसत्तात्मक। पितृ मतलब पिता, मतलब पुरुष, सत्तात्मक मतलब पितृसत्तात्मक, पुरुषों का सत्ता। इसमें हर चीज में पुरुषों का सर्वे सर्वा हो, उसमें महिलाओं को तुच्छ समझा जाता हो, उसे हम पितृसत्तात्मक समाज कहते हैं। जैसे वह सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पुरुषों को महिलाओं से अधिक शक्ति, सम्मान और अधिकार प्राप्त हो, उसे हम पितृसत्तात्मक समाज कहते हैं। जैसे महिलाएं अगर कुछ करने जा रही हैं तो वो पुरुषों से पूछ कर ही जाएंगी। अगर उन्हें कोई भी स्टेप उठाना है तो वो पुरुषों से पूछे बिना नहीं कर सकती हैं। इसी को हम कहते हैं पितृसत्तात्मक समाज। अब आता है नारीवादी आंदोलन। नारीवादी आंदोलन का मतलब होता है कि स्त्रियों को पुरुषों के बराबर लाना। जिसे महिलाओं के राजनीतिक, सामाजिक, कानूनी और आर्थिक अधिकारों को पुरुष के बराबर लाने के लिए चलाए गए आंदोलन को हम नारीवादी आंदोलन कहते हैं। ऐसा आंदोलन जो महिलाओं को पुरुषों के बराबर लाने के लिए चलाया जाता हो, हर क्षेत्र में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं को पुरुषों के बराबर लाने के लिए जो आंदोलन चलाया जाता है उसी को हम नारीवादी आंदोलन कहते हैं। अब भारत में महिलाओं की स्थिति। भारत में महिलाओं की स्थिति क्या है? तो भारत में महिलाओं की स्थिति क्या है? तो साक्षरता दर की दृष्टि से जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से कम साक्षर हैं, और वेतन की दृष्टि से पुरुषों का वेतन जो है वो महिलाओं के वेतन से अधिक मिलता है। आज भी भारत में बहुत सारे जगहों पर महिलाओं को हीन माना जाता है पुरुषों की अपेक्षा। अब संसद और विधानसभा में प्रतिनिधित्व। तो संसद और विधानसभा में 10 से 14% महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। मतलब संसद और संसद और विधानसभा में जो महिलाएं हैं वहाँ पे 10 से 14% है। ये तो इतना बढ़कर आ भी गया, पहले तो केवल 5 से 6% होती थी। अब इसका समाधान क्या है? मतलब राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को अधिक बढ़ाने के लिए
पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। चलिए देखते हैं सांप्रदायिकता क्या होता है। अपने धार्मिक समुदाय को सर्वोपरि मानकर दूसरों के धर्म के प्रति विरोध या नफरत फैलाना ही सांप्रदायिकता है। इसमें धर्म का उपयोग राजनीतिक फायदे के लिए किया जाता है। जैसे कि जैसे एक ही धर्म के लोग, जैसे मुसलमान, जैसे कि चुनाव में कोई मुसलमान प्रतिनिधि है तो जितने भी मुसलमान समुदाय के लोग हैं वो उस मुसलमान को ही वोट देंगे और वो अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं कि हमारा धर्म बेस्ट है, हम ही लोग जीतेंगे, हमारा ही सर्वा होगा। तो अपने धर्म को श्रेष्ठ मानकर दूसरों को नीचा दिखाना ही सांप्रदायिकता होता है। और इसका राजनीति में क्या होता है कि इसमें धर्म का उपयोग राजनीतिक फायदे के लिए किया जाता है। जैसे बताया ना कि जैसे अगर एक प्रतिनिधि मुस्लिम है तो जितने भी मुसलमान समुदाय के लोग हैं वो उसी को वोट देंगे और वो जो प्रतिनिधि है वो सभी मुस्लिम समुदाय को भड़काएगा, उत्साहित करेगा कि हम ये करवाएंगे मुसलमानों के लिए, वो करवाएंगे मुसलमानों के लिए। तो इस तरह से वो अपने धर्म का फायदा उठाता है राजनीति में। इसी को हम सांप्रदायिकता कहते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या होता है? ऐसा राज्य जिसका कोई अपना धर्म ना हो। जैसे हमारा भारत है, भारत का कोई भी अपना धर्म नहीं है और संविधान में सभी को अपने धर्म का मानने का अधिकार है, प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। लेकिन जो हमारा केंद्र सरकार है वो किसी भी धर्म को विशेष तौर पे बढ़ावा नहीं देती है, सभी को समान रूप से देखती है। अब तीसरा टॉपिक है हमारा जाति और राजनीति। जाति व्यवस्था क्या होती है कि जातिगत असमानता केवल भारत में पाई जाने वाली एक विशेष व्यवस्था है जहां समाज को ऊंच नीच की सीढ़ियों में बांट दिया गया है। विश्व के मैक्सिमम कंट्री में जाति व्यवस्था नहीं पाई जाती है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां पे समाज को जाति के आधार पर बांट दिया गया है। यहाँ पे लोग जाति के दृष्टि से लोगों को देखते हैं। अब तो बहुत कम हो गया, लेकिन पहले लोग जाति के हिसाब से ही काम देते थे लोगों को। भारत में जाति व्यवस्था कमजोर होने का कारण शहरीकरण, साक्षरता में वृद्धि, पेशा चुनने की आज़ादी और आदि। देखिए अब पहले की अपेक्षा अब जाति व्यवस्था भारत में कमजोर हो गया है। पहले जो SC ST के लोग थे उन्हें उच्च कामों में जगह नहीं दी जाती थी। अब क्या हो गया है कि अब बहुत सारे व्यवस्था कर दी गई है, आरक्षण की व्यवस्था की गई है जिससे SC ST लोगों को भी पॉलिटिक्स में जाने की मौका मिल रहा है। वो भी ऊंचे ऊंचे पद पे नियुक्त हो रहे हैं, उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका हो रहा है। तो अब जाति व्यवस्था जो है वो भारत में कमज़ोर हो गई है क्योंकि साक्षरता दर में वृद्धि हो गई है और पेशा चुनने की आज़ादी मिल गई है। अब चाहे व्यक्ति कोई भी कास्ट का हो वो कुछ भी बन सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर, PM, CM, राष्ट्रपति सब बन सकता है। इसमें किसका योगदान है? ज्योतिबा फुले, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी की। तो आज के लिए बस करते हैं कि आगे के जो टॉपिक बचे हैं उसको हम अगले क्लास में कवर करेंगे। तो मिलते हैं शानदार क्लास के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।